फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज देखेंगे एनजीटी के आदेश के बाद क्यों बढ़ी कानपुर के चमड़ा कारखानों की मुसीबत। साथ ही जानेंगे क्या मनरेगा है पंजाब के किसानों की समस्या का कारण। इसके अलावा चंपारण में अब किस हाल में है गांधी जी का बनाया वृंदावन आश्रम। सबसे पहले सुर्खियां। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दलितों पर अत्याचार। बराखेरा गांव में प्रशासन से साठगांठ कर दबंगों ने तोड़ा शौचालय। अब पीड़ित घर में ही शौच करने पर मजबूर। मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ के मामलों की होगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सेना और सरकार की आपत्तियां ठुकराई। कानपुर में सरकारी पानी ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता नाकाफी। इसकी मार चमड़ा उद्योग पर। एनजीटी के आदेश से गहराए अंदेशे। और गांधी जी की विरासत की किसी को सुध नहीं। खंडहर बनने के कगार पर वृंदावन आश्रम। चंपारण में ग्रामोद्योग की बदहाली से बढ़ा पलायन। केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने में जुटी है, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में प्रशासन से साठगांठ कर दबंगों ने दलित समुदाय के लिए हाल ही में बने एक शौचालय को नेस्तनाबूद कर दिया। इतना ही नहीं, अब दबंगों के खौफ से दलित समुदाय के लोग घरों में ही घड़ों के अंदर शौच करने के लिए मजबूर हैं। हमारी घर की महिला है, उनको मतलब 2 दिन से शौच के लिए भी बाहर नहीं आ रहा, घड़े में लैट्रिन करती है और मतलब बाहर जान से मारने की धमकी देती है। हमें टट्टी जाए सो पकड़ रहे हैं, पकड़ने हैं और अपनी जगह में ही जान देना। तो अपने बच्चे घरे हम नहाने नहीं जान दे रहे। ये दर्द है छतरपुर जिले के बरखाखेरा गांव के दलितों का, जो दबंगों के खौफ से पिछले कई दिनों से घरों में ही शौच करने को मजबूर हैं। आरोप है कि गांव के ही वर्चस्व वाले समुदाय की शिकायत पर प्रशासन ने हाल ही में बने शौचालय के गड्ढे भरवा दिए। लिहाजा दलित परिवारों के पास शौच की एकमात्र जगह भी नहीं बच पाई। हालात ये हैं कि दबंगों के डर से महिलाएं घर के बाहर भी नहीं निकल पा रही हैं। गड्ढा जो खुदा हुआ है उसको पटेल समाज ने हमारे गड्ढे को अधबंधु गड्ढा पुरवा भी दिया, तहसीलदार को बुला के, और गड्ढे के पुरने के बाद हम लोगों को मारने की धमकी देते हैं, मारते हैं। बंग में बेटी हैं तो उनको परेशान करते हैं, मान लो जाने को रोकते हैं। उनकी जमीन पास में पड़ती है और नदी के पास में, तो बगल से मान लो जैसे लैट्रिन बाथरूम के लिए जाते, नहाने के लिए जाते हैं तो भी रोकते हैं, छेड़ते हैं कि गाड़ी को बता देते हैं, अनाप शनाप दरबार करते हैं। जब पीड़ितों से शौचालय टूटने की वजह पूछी गई तो उन्होंने ये वजह बताई। साहब अब बताओ, उन्हें परवा था पटेल समाज ने कि हमारे दरवाजे के सामने है कुमारनी जात जो है, हमारे दरवाजे के सामने गड्ढा नहीं बना सकते। छतरपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसे गंभीर मामला बताया। उन्होंने कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। जो वहाँ के दबंग हैं, इन लोगों ने शौचालय बनवाए हुए थे अपने घर के सामने,
शौचालय आधे बन चुके हुए थे, उनको वहाँ पे तोड़वा दिया गया है। उनने कहा कि तुम लोग शौच के लिए बाहर जाओ, शौच के लिए अंदर जाओ, बाहर निकलोगे तो भी मारेंगे, अंदर ही शौच के लिए जाइए। तो हमारे पास ये अभी आवेदन आया हुआ है, हम इस पे कार्रवाई करवाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारें एक तरफ देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के अभियान में जुटी हैं, वहीं ऐसी घटनाएं इन प्रयासों के सामने एक बड़ी चुनौती हैं। छतरपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कानपुर से चमड़ा कारखानों को गंगा किनारे से दूसरी जगह भेजने का आदेश जारी कर दिया है। इससे इस उद्योग की आशंकाएं गहरा गई हैं। मुश्किल ये है कि सरकारी पानी ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता नाकाफी है, जबकि इसकी मार टैनरीज पर पड़ी है। इससे लाखों नौकरियां खतरे में आ गई हैं। कानपुर में गंगा किनारे बसे जाजमाऊ इलाके में 402 चमड़ा कारखाने और चमड़ा साफ करने वाली टैनरी हैं। प्रदूषण संबंधी और कई दूसरे मानक पूरे नहीं होने के चलते 150 टैनरियों को बंद किया गया है। अब गंगा नदी के प्रदूषण के मामले में एनजीटी के रुख से इस उद्योग को एक और तगड़ा झटका लगा है। टैनरी मालिकों का कहना है कि कानपुर की तमाम फैक्ट्रियां सीधे गंगा जल में केमिकल वाला पानी बहा रही हैं, लेकिन निशाना केवल उनको ही बनाया जा रहा है। आप कह रहे हो कि जाजमऊ की इंडस्ट्री से प्रॉब्लम है, गंगा किनारे है तो 7 किलोमीटर पे बनता रहे, उसको आप चलने दे रहे हो। नई शिफ्टिंग करके रमईपुर ले जा रहे हो, रमईपुर भी तो कानपुर में है, उसका भी डिस्चार्ज होगा ओवरऑल एंड में जाके गंगा ही पे गिरेगा ना। कानपुर चमड़ा उद्योग पहले से संकटग्रस्त है। अब सरकार इस पूरे उद्योग को 30 किलोमीटर दूर उन्नाव के रमईपुर में शिफ्ट करने वाली है। इसे देखते हुए उत्पाद खरीदारों का कानपुर के चमड़ा कारोबारियों पर भरोसा घटा है। चमड़ा कारोबारियों का कहना है कि यही हाल रहा तो यहाँ के चमड़ा कारोबारी अपना धंधा समेटने को मजबूर हो जाएंगे। इस कारोबार पर सीधे या परोक्ष रूप से 2 लाख लोगों का रोजगार टिका है। टैनरी द्वारा अपना पानी निस्तारित गंगा जी में नहीं किया जाता है और न जाने का रास्ता है कोई। हर टैनरी एक कन्वेयर सिस्टम या बंद नाले से जुड़ी हुई है और वो बंद नाला जो है वो संयुक्त शुद्धिकरण संयंत्र का एक हिस्सा है और वहीं से कनेक्ट है। गंगा प्रदूषण का सारा दोष चमड़ा उद्योग पर नहीं है। टैनरियों से रोजाना 5 करोड़ लीटर गंदगी निकलती है, लेकिन वाजिदपुर के सरकारी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता रोजाना सिर्फ 90 लाख लीटर पानी साफ करने की है। बाकी गंदा पानी सीधा गंगा में चला जाता है। गंगा में गंदगी को लेकर सारा दोष टैनरी पर ही डाला जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी सरकार की नजर आती है। कारण ये है कि टैनरी से लगभग 50 मिलियन लीटर पानी रोज निकलता है और जबकि सरकार के पास सफाई करने के लिए सिर्फ 9 मिलियन लीटर प्रतिदिन की ही क्षमता है। यानी सरकार तकनीक में और पानी को साफ करने में 25 साल पीछे है। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानती कि चमड़ा उद्योग पर मंडरा रहे खतरे के लिए वो जिम्मेदार है। उसका कहना है कि प्रदूषण मानकों पर कोर्ट और एनजीटी के आदेश मानने के लिए सरकार बाध्यकारी है। हम उन आदेशों के अनुपालन करने के लिए कह रहे हैं। इंडस्ट्री को बंद करने का इशू नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और एनजीटी के आदेशों का अनुपालन करना जिसमें गंगा नदी साफ हो, वो महत्वपूर्ण बात है। कानपुर में चमड़े का सालाना कारोबार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के चमड़ा उत्पादों का यहां से निर्यात होता है, लेकिन बहुत से बूचड़खानों के बंद होने से चमड़े की सप्लाई घटी है। इसके चलते आयातक अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे तमाम देशों का रुख कर रहे हैं। कानपुर से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पंचानन मिश्रा। और इस समय हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा हमारे साथ न्यूज़ रूम में ही मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। पंचानन, कानपुर की अगर बात करें तो प्रदूषण और गंदगी यहाँ कितनी बड़ी समस्या है और उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 3 महीने पहले ही इरादा जताया था कि वो टैनरीज को शिफ्ट करेगी, लेकिन ज़मीन की कमी थी तो ये पूरा नहीं हो पाया। अब 6 हफ्ते में एनजीटी ने कहा है टैनरीज को शिफ्ट करना है, कितना मुमकिन हो पाएगा? ये इशू बहुत लंबे समय से चल रहा है और कानपुर का जो चमड़ा उद्योग है उसको लेकर लगातार हो रहा है कि प्रदूषण की सबसे बड़ा जो सोर्स है वो एक टैनरी ही है, क्योंकि गंगा के ठीक किनारे जाजमऊ इलाके में है और बंतर इलाके में है। तो वहाँ से सीधा जो पानी है वो ये सरकार का आरोप है कि वो सीधा नदी में जा रहा है, लेकिन टैनरी जो मालिक है उनका ये कहना है कि हमारा एक बूंद पानी भी नदियों में नहीं जा रहा, वो सीधा एक नाले के जरिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। वहाँ वो जो प्लांट है वो इतना पुराना है कि उसकी जो क्षमता है
एक आंकड़ा उसका ये है कि लगभग 50 MLD पानी यानी कि मिलियन लीटर पर डे पानी जो सिर्फ टेनरी से निकलता है वो टेनरी से जा रहा है, लेकिन 9 MLD पानी ही वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट साफ कर पाता है, बाकी 41 MLD पानी सीधा गंगा में जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको अपग्रेड नहीं कर रही सरकार और आरोप टेनरी मालिकों के ऊपर है। तो ये दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन अब जो एनजीटी ने बोल दिया है कि 6 हफ्ते में शिफ्ट करना है, तो राज्य सरकार के ऊपर है कि वो क्या कदम उठाती है। जमीन हालांकि देख ली गई है, उन्नाव के पास रमाईपुर एक जगह है वहाँ पर है, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा शिफ्टिंग, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक और बात है, टेनरी मालिकों ने बोला है कि हम पश्चिम बंगाल में उनकी बात हो चुकी है ममता बनर्जी से, अगर सरकार ज़्यादा दबाव डालेगी तो वो शिफ्ट वहाँ पर कर जाएंगे। तो ये फिर बड़ा लॉस यहाँ पर जो कामगार है, करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं इस उद्योग से, उनके लिए बड़ा लॉस होगा और ये टेनरी यहाँ से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इससे पहले ये भी बात थी कि एनजीटी ने ये कहा था कि जो कैंसर के लिए एक कारण है क्रोमियम जिसे कहा जाता है, उसे अलग करने में सक्षम नहीं है ट्रीटमेंट प्लांट। एनजीटी ने कहा था कि आप उनको और ज़्यादा सक्षम बनाएं, लेकिन उसके बाद फिर से अपील की गई, फिर से याचिका दी गई टैनरी मालिकों की तरफ से। इस पर अब किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है? घातक जो जैसे हमने अपने विजुअल्स में भी देखा, जो घातक के जो रसायन है वो लगातार मिल रहे हैं और आसपास के लोग जो बीमार हैं वो साफ पता लगता है कि जो भारी तत्व क्रोमियम जैसा है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जो भी प्लांट बने वो ऐसे बने कि क्रोमियम उससे फिल्टर हो सके, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये टैनरी के पास भी वो तकनीक नहीं है, सिर्फ प्राइमरी फिल्टर करते हैं ये लोग, छान कर पानी को भेज देते हैं। तो वो जो भारी तत्व है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा हो पूरे कानपुर का और चाहे वो टैनरी का हो, दोनों ही फिल्टर नहीं हो रहे हैं। जो इस दोनों पे सरकार चिंतित है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने ये कहा कि वहाँ पर इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है ऐसा जो कि इनको फिल्टर कर सके। ये तकनीक ही 25 साल पुरानी है, नई तकनीक है ही नहीं है। 1700 करोड़ रुपए की बात हुई है कि वाजिदपुर में जो कानपुर में ट्रीटमेंट प्लांट है 1700 करोड़ रुपए लगेंगे नया STP लगाने के लिए। ये CLRI की रिपोर्ट है, लिदर इंस्टीट्यूट की, और वो सरकार उसको अभी इन्वेस्ट नहीं कर रही है। तो ये एक चिंता की बात है। बिल्कुल, और देखना होगा 6 हफ्ते में इस फैसले पर अमल कर पाना कितना मुमकिन होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और इस फैसले के बाद देखिए तो इसके कई पहलू जुड़े हुए हैं। गंगा की गिनती दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में होती है, ऐसे में इस तरह के कड़े फैसले लिए जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इन फैसलों का सही तरीके से मॉनिटरिंग हो, उनका क्रियान्वयन हो, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो चमड़ा उद्योग है उससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ऐसे में चमड़ा उद्योग को संकट ना झेलना पड़े, इसको ज़्यादा झटका ना लगे, इसके लिए चमड़ा उद्योग के लिए भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ से जुड़े मामलों की CBI जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने फिलहाल 62 ऐसे मामलों की जांच CBI से करने के लिए कहा है। अदालत ऐसे 1528 मामलों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। सरकार और सेना के ऐतराज को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CBI को मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का आदेश दिया। जस्टिस MB लोकुर और यूयू ललित की खंडपीठ ने CBI निदेशक को 2 हफ्ते के भीतर जांच टीम बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन 62 मामलों पर लागू होगा जिसमें गुवाहाटी और मणिपुर हाई कोर्ट की ओर से न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। ये ऐतिहासिक ऑर्डर है क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कभी भी आर्मी पुलिस के खिलाफ मणिपुर में ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो, FIR रजिस्टर होना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, शायद अरेस्ट भी हो सकता है, ये कभी नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2000 से 2012 के बीच मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ के 1528 मामले हुए। इसमें कई नाबालिगों और महिलाओं की जान भी गई। याचिका में इन मामलों की जांच और कथित पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। इस मामले में जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। कौन सी एजेंसी जांच करेगी ये उस वक्त तय नहीं हुआ था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने राय जताई थी कि 265 मामलों की जांच होनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा था कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून के तहत अशांत घोषित क्षेत्रों में भी सेना या पुलिस अत्यधिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई जस्टिस संतोष हेगड़े कमेटी ने कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार हेगड़े कमेटी की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करती रही है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राजस्थान में बाल विवाह के शिकार लड़की को दोस्तों ने कैसे दी नई जिंदगी। और अब हफ्ते का मुद्दा।
हफ्ते के मुद्दे में हम चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी के मौके पर उस इलाके का हाल आपको दिखा रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को जननायक बनाया। गांधी जी ने भी चंपारण के गांव के विकास के लिए हमेशा कोशिश की। उनकी आखिरी चंपारण यात्रा 1939 में हुई और उसी समय यहाँ वृंदावन आश्रम बना, लेकिन आज ये उपेक्षा का शिकार है। हमारा उम्र का कहा के हुआ। चिरकुट राउत 100 से ज्यादा वसंत देख चुके हैं। इनकी आंखों ने चंपारण में महात्मा गांधी को बहुत करीब से देखा, लेकिन आज वो इस इलाके में बुजुर्गों की दुर्दशा की एक मिसाल बने हुए हैं। जीवन की गाड़ी बमुश्किल 500 रुपए महीने के वृद्धावस्था पेंशन से चलती है। सितंबर 2016 से ये पेंशन भी नहीं मिली है। चंपारण में बुजुर्गों की पेंशन का यही हाल है। सरकार का बूढ़ा पेंशन नहीं देता, तो वो बूढ़ा पेंशन हुआ तो कबो 6 महीना बीत जाता, कबो 4 महीना बीत जाता, और पैसा उठा के बैंक वाला मैनेजर मारे आप गरज खोल करे हमनी के लागत रे दौड़ा। जमीन नहीं खे हमनी के गरीब बानी तो हमनी से ईटा किनाता। दुनिया का महंगी ईटा भाई घर बनी टूटल फाटल घर बाड़े सो, बाल बच्चा बाहर ईटा पत्थर धो के आवता, तो वही में मड़ई टाटी में गुजर करता। बेतिया के करीब बना वृंदावन आश्रम कभी भारत में ग्रामोद्धार और बुनियादी शिक्षा का खास केंद्र था। 1939 में गांधी जी लगातार 8 दिन यहां ठहरे थे। सरदार पटेल, खान अब्दुल गफार खान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी तमाम हस्तियां भी तब यहां पहुंची थीं। स्वतंत्रता सेनानी प्रजापति मिश्र की कोशिश से ये आश्रम बना, लेकिन आज ऐसी ज्यादातर संस्थाएं खंडहर बनने के कगार पर हैं। हमारे गांव जो है सो ठोकर खा रहा है। प्रजापति मिश्र थे तो वो जो सो गांव जो सो बसाए, हम लोगों को ज़मीन दिए, हम लोग ज़मीन जोत रहे थे, खा रहे थे आश्रम के तरफ से। आश्रम से हम लोग पूरा जो है सो शौक में रहे थे। आज जो है सो आश्रम जो है सो छीन भिन हो गया है। आश्रम से सटे और भूदान की जमीन पर बसे गांव रानीपुर रमपुरवा की आबादी 1,500 है। पहले ग्राम उद्योग से यहां काम मिल जाता था, लेकिन अब बड़ी संख्या में नौजवान मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। 3 भाई हम लोग हैं। 3 भाई के बीच में 1 एकड़ जमीन मिला है। 1 एकड़ जमीन में कितने बांटेंगे, कितना खाएंगे, कितना देंगे। गांधी जी जिस इलाके को ग्रामीण विकास और ग्राम उद्योग का मॉडल बनाना चाहते थे, वो आज दयनीय दशा में है। वृंदावन आश्रम की स्थापना के साथ ही साथ महात्मा गांधी ने इस पूरे इलाके को ग्रामीण विकास और बुनियादी शिक्षा का एक मॉडल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज ये सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है और ग्रामीण समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कैमरामैन दुष्मंता के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, चंपारण, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। पंजाब के किसान मजदूरों की कमी से परेशान हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से आने वाले मजदूरों की संख्या घटी है और अब वो मजदूरी भी ज्यादा मांगते हैं। किसान इसके लिए मनरेगा को दोषी मानते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि असली समस्या है खेती की उपेक्षा। अगर कृषि उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा तो किसान भी मजदूरों को ज्यादा मेहनताना देने की स्थिति में होंगे और मजदूरों की कमी भी नहीं रहेगी। भटिंडा रेलवे स्टेशन के बाहर लगी ये भीड़ मुसाफिरों की नहीं, बल्कि खेती के लिए मजदूर ढूंढने आए किसानों की है। पंजाब में धान की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ के किसान खेतीहर मजदूरों की कमी से जूझ रहे हैं। कई किसान अपनी इस दिक्कत के लिए केंद्र सरकार की मनरेगा योजना को दोषी मानते हैं। उनके मुताबिक मजदूरों को उनके गांव में ही मनरेगा के तहत काम मिल जाता है, इसलिए बहुत कम मजदूर पंजाब का रुख कर रहे हैं। बाहर से, जैसे बिहार से बहुत सारे खेतिहर मजदूर आते थे, वो इधर आके खेतों में काम करते थे, तो हमारी लेबर कॉस्ट थोड़ी कम रहती थी। तो एक का सारी किसानी जो है खेतों में चल जाती है, तो हमें लेबर नहीं मिल रही। किसानों की शिकायत है कि मजदूर अब ज्यादा मजदूरी मांग रहे हैं, लेकिन मजदूरों की अपनी मुश्किल है। अपने घर से इतनी दूर वो आते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सकें।
काम करने के लिए आया किसान है वो, मतलब इतना कि हम लोग का लेबर का बस काम करने वाले आदमी हो, इतना बचता नहीं है हम लोग का, जो किसान कुछ पैसे नहीं बढ़ाता है। किसानों और खेतीहर मजदूरों का हित यहाँ टकराता दिखता है। किसानों का कहना है कि खेती में इतना मुनाफा नहीं है कि वे मजदूरों को अच्छी मजदूरी दे सकें। जानकार कहते हैं कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले तो वे मजदूरों को ज्यादा भुगतान करने की हालत में होंगे। यानी समस्या है कृषि का उपेक्षित होना। तो कई क्रॉप्स में मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिलने के चलते और इनपुट का कॉस्ट बढ़ जाने के चलते उनका प्रॉफिट तो हो गया कम, और ऊपर से घर अपने आप वो खेती कर नहीं पाते। मजदूरी का रेट इतना है कि वो देने में असमर्थ हैं, घर के बच्चे भी काम नहीं करते। तो ये सारे चीज़ों से खेती जो वो पंजाब के किसान हैं वो तो त्रस्त हैं। पंजाब में हर साल उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से हजारों लोग मजदूरी के लिए आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी तादाद घटी है। पंजाब की युवा पीढ़ी का खेती से मुंह मोड़ना भी पंजाब में कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। भटिंडा और नई दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में जुटे थे। आइए देखते हैं इतिहास का वो खास पन्ना। महात्मा गांधी ने 1920 के दशक से लेकर आखिर तक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन जिस दिन आजादी आई वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में थे। वहां वो हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने की कोशिश में जुटे थे। जब भारत की आजादी तय हो गई तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इसमें लिखा था कि 15 अगस्त 1947 हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। लेकिन गांधी ने इस खत के जवाब में लिखा, जब कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। देश में बाल विवाह गैर कानूनी है, लेकिन अभी इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ एक लड़की की शादी उसकी इच्छा के बगैर कर दी गई, लेकिन इस लड़की के दोस्तों ने उसे एक नई जिंदगी दी। देखिए पूरी कहानी। बाल विवाह ऐसी कुप्रथा है जिसने न जाने कितनी मासूम जिंदगियां तबाह कर दी। शादी के बाद किसी लड़की के लिए ना चाहते हुए भी अपने ससुराल के मुताबिक चलना उसकी नियति बन जाती है, लेकिन इस नियति को राजस्थान के बच्चों ने बदल दिया। दरअसल बात साल 2012 की है। जयपुर में एक नाबालिग बच्ची की शादी उससे 12 साल बड़े लड़के के साथ कर दी गई। शादी के बाद जब लड़की स्कूल नहीं आई तो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने उसके घर जाकर कारण पता किया। बच्चों ने उसके भाई से फोन नंबर लेकर ससुराल में लड़की से बात की। लड़की ने कहा कि उसे वहां नहीं रहना, उसे आगे पढ़ाई करनी है। मैं ससुराल चली गई थी। अच्छा। तो फिर मेरे पास फोन था, तो ये लोग मेरे घर जाके मेरे भाई से मेरे नंबर लेके आए। फिर मैंने इनको बताया कि मुझे तो पढ़ना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो फिर ये लोग आके फिर बड़े सर बड़ी दीदी से बात करें। फिर बाद में बड़ी दीदी मुझे वहाँ से लेके आई। बाल विवाह में अगर जब कोई समझता है तो उसका विवाह करने से क्या फायदा? ना तो लोग इतना समझ पाते हैं, तो हमारे अनुसार की पढ़ना चाहिए उसे। साथियों की कोशिश से लड़की वापस आ गई और स्कूल जाने लगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बच्चों ने पहले पुलिस का सहारा लिया, लेकिन बात नहीं बनी। तभी उन्हें कहीं से जिला अधिकारी का फोन नंबर मिल गया। उनसे बात की, तब जाकर बच्ची वापस आ सकी। जी, एक लड़की का फोन आया था कुछ दिन पहले। वो लड़की स्कूल में पढ़ती थी, तो उसने ये गुहार लगाई थी कि उसकी एक सहेली है जो स्कूल में ही पढ़ती है और उसकी चाइल्ड मैरिज हुई थी और उसके इन लॉज उसको जबरदस्ती ले गए हैं। वो अपने इन लॉज के जाना नहीं चाहती बल्कि आगे पढ़ना चाहती है। तो मैंने उस वक्त तुरंत ही पुलिस को फोन करके उनके जो इन लॉज का घर है उसका पता करा के उसको फिर अपने इन लॉज के वहाँ से वापस बुलाया था। 2011 की जनगणना आंकड़ों पर आधारित एक विश्लेषण से ये पता चलता है कि गुजरे 10 साल में राजस्थान में आधे से ज्यादा लड़कियों की शादी 10 से 17 वर्ष की उम्र के बीच हो गई। लेकिन हर लड़की के ऐसे दोस्त नहीं होते। इन बच्चों ने समाज सुधार और अपनी आजादी जताने की
बेहतरीन मिसाल कायम की है। जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।